के इस गांव में आकर बसो तुम, भावना की चाह में आकर बसो तुम, रागिनी हमारे हृदय में खुद बजेगी, बस यहाँ इस थाह में आकर बसो तुम। माँ सरस्वती से निवेदन, हम सब का निवेदन, हम सब की मंगल कामना के लिए। और ये निवेदन कर रही थी कनोड़िया महिला महाविद्यालय की छात्राएं, उनके संगीत व्याख्याता प्रभा अजमेरा के निर्देशन। और अभी अभी कुछ उजले पल सुरभित हुए हैं दीप की ज्योति से। हमारे अतिथि हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं आज की रौनक आपके नाम लिखें, हम चाहते हैं आज का स्नेह आपके नाम लिखें। स्वागत की खूबसूरत रस्म की अदायगी करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और ये अनुष्ठान हम कर रहे हैं सूत की माला के माध्यम से। माननीय राज्य मंत्री भाषा और पुस्तकालय विभाग राजेंद्र यादव जी से अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान आज के निदेशक भाषा और पुस्तकालय विभाग डॉक्टर मोहनलाल यादव जी से अनुरोध माननीय राज्य मंत्री महोदय भाषा और पुस्तकालय विभाग आपको सूत की माला पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। और इसी क्रम में अनुरोध करना चाहेंगे पुनः निदेशक महोदय से अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पवन कुमार गोयल जी, स्कूल शिक्षा और भाषा और पुस्तकालय विभाग आपको भी सूत की माला पहनाकर आपका सम्मान करें। इसी क्रम में आग्रह श्री बालेंदु शर्मा जी जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच हैं, निदेशक भारतीय भाषाएं और सुगम्यता माइक्रोसॉफ्ट, आपका भी स्वागत। और विशेषाधिकारी भाषा और पुस्तकालय विभाग आपसे अनुरोध निदेशक भाषा और पुस्तकालय विभाग डॉक्टर मोहनलाल यादव जी का सूत की माला पहनाकर आप सम्मान करें। पूनम गुप्ता जी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथियों का हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत किया, तालियों से अभिनंदन किया। एक बार फिर जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सूत की माला से स्वागत किया और इस कड़ी में शाब्दिक स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं निदेशक भाषा और पुस्तकालय विभाग राजस्थान डॉक्टर मोहनलाल यादव, जिन्हें कृषि क्षेत्र में पुस्तक लेखन के लिए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। आपसे निवेदन आमंत्रित अतिथियों का शाब्दिक स्वागत करें और विभाग का संक्षिप्त परिचय भी दें। डॉक्टर मोहनलाल यादव। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके जन जन के प्रिय सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, विभाग के मंत्री माननीय राजेंद्र यादव साहब, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमान पवन कुमार गोयल साहब, हिंदी के विशेषज्ञ श्रीमान बालेंदु शर्मा साहब जो माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक हैं, और SMS कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरेटा साहब, हमारे आज जो सम्मानित होने वाले हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले डॉक्टर कावरा साहब और डॉक्टर गर्ग साहब, और प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र से पधारे हुए 393 छात्र छात्राएं जिन्होंने कक्षा 12 में हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त किए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सबकी ओर से और विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि महोदय आपने इस विभाग में जो इस कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, उससे हमारे छात्र छात्राएं और हिंदी के जो विद्वान और जो हिंदी के लेखक साहित्यकार, उनका सबका आपने मान बढ़ाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं सर। आपका व्यस्तम कार्यक्रम था लेकिन आपने समय दिया। आपका इससे ये हिंदी के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्र की उन्नति की भाषा है, ठीक उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हिंदी एक जीवंत भाषा है और वो देश को आगे ले जाएगी। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज जी ने कहा था हिंदी देश की एकता की भाषा है, आजादी की भाषा है। आज इन सब चीजों को
फलीभूत होते हुए देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस भाषा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक जो है सबसे पहला कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और विभाग बड़े विभाग होते हैं, ये थोड़ा छोटा विभाग है, लेकिन इसमें पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे विभाग के मंत्री राजेंद्र यादव साहब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। हमारे विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल साहब जो है समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। उनके दिशा निर्देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणाएं की थी उसके अनुरूप जो है हमारे जो भी जिला पुस्तकालय और जो मंडल पुस्तकालय उनमें सब में हिंदी भाषा में गांधी कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सावित्रीबाई फुले वाचनालय की घोषणा की थी, इसमें हमारे जो छात्र छात्राएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए हमारी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और इस महीने के अंत तक जो है उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। बालेंदु शर्मा साहब का मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारे राजस्थान के ही दूदू गांव के पास के रहने वाले हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट में हिंदी के निदेशक हैं और हिंदी की भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज जो सम्मानित होने वाले हमारे विद्वान हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से हमारे जो छात्र छात्राएं आज जो आए हैं, बहुत दूर दराज से आए हैं, परेशान होकर आए हैं, कुछ कल आ गए थे, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं और उनके जो अभिभावक माता पिता जो आए उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सबका पुनः अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक भाषा और पुस्तकालय विभाग डॉक्टर मोहनलाल यादव। राजस्थान भाषा और पुस्तकालय विभाग की एक और विशिष्ट पहचान, एक अनवरत साधना है भाषा विमर्श पुस्तिका। विभाग की राष्ट्रभाषा की आराधना वंदना को अर्पित एक छोटा सा पुष्प भाषा विमर्श। स्वतंत्रता की हीरक जयंती और भाषा विमर्श की स्वर्ण जयंती। हमारे बीच आज जैसा कि बताया है बालेंदु जी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद हैं। आज के मुख्य वक्ता श्री बालेंदु कुमार शर्मा, निदेशक स्थानीय भाषा सुगम्यता माइक्रोसॉफ्ट। आपको मुख्य वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करें उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय। बालेंदु शर्मा दाधीच वैश्विक स्तर पर सुविख्यात हिंदी तकनीक विशेषज्ञ हैं और हिंदी भाषा के आधुनिक चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व की अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक हैं। भारतीय भाषा और सुगम्यता के पद पर आप कार्यरत हैं। खुशी की बात है कि बालेंदु जी हमारे अपने राजस्थान के हैं और जयपुर जिले के एक छोटे से गांव सेवा से वो वैश्विक स्तर तक पहुंचे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से आत्माराम पुरस्कार से आप सम्मानित किए जा चुके हैं। बालेंदु जी को अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और गोवा शामिल है। हाल ही में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट की ओर से दिया जाने वाला सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है ग्लोबल एबिलिटी अवार्ड। एक बार जोरदार तालियां बालेंदु जी की। और बहुत मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे आप आए और अपना मुख्य वक्तव्य हम तक पहुंचाएं। टीवी में वही तो गर्म
सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्रीमान अशोक गहलोत जी, सम्माननीय मंत्री महोदय श्री राजेंद्र सिंह यादव, सम्माननीय पवन कुमार गोयल जी, मोहनलाल यादव जी, रेणुका राठौर जी, पूनम जी, श्री गोपाल काबरा जी, डॉक्टर गुंजन गर्ग जी, गजानन मिश्र जी एवं अन्य सभी सम्मानित महानुभाव। आज का जो ये अवसर है, ये हमारी हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। और ये जो हिंदी भाषा है, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बढ़ने वाली भाषाओं में से भी ये एक है और सबसे ज्यादा संख्या में जिसको लोग बोलते हैं उन भाषाओं में से भी ये एक है। तो ये वो हमारी हिंदी भाषा है जिसके संदर्भ में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो थोड़ी सी अलग हटकर है, क्योंकि प्रायः हम लोग हमारे इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि कितनी बड़ी जनसंख्या हमारी हिंदी भाषा को बोलती है। प्रायः हम ये भी बात करते हैं कि देश में कितनी भाषाएं हैं, हिंदी का क्या स्थान है उस संदर्भ में और क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम प्रायः इन चीजों की भी बात करते हैं कि भाषा हमारी कितनी समृद्ध है, हमारा साहित्य कितना समृद्ध और प्रांजल है और कितना पुराना है, हमारा भाषा का इतिहास कितना विराट है, हमारा मीडिया कितना व्यापक है भारतीय भाषाओं में और हिंदी में। हम सिनेमा की बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे हिंदी सिनेमा ने दुनिया भर में हिंदी भाषा और हमारी बोलियों को पहुंचाया है। हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की कि किस प्रकार से हमारी भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में लोग जिन्होंने हिंदी माध्यम को अपनाया और कितने बड़े स्थानों तक पहुंचे और उन्होंने एक प्रकार की एक ऊंचाई प्राप्त की। किंतु हम अक्सर इन चीजों की बात नहीं करते जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और ये क्या चीजें हैं? यह है विज्ञान, यह है टेक्नोलॉजी हमारी भाषा में, यह है हमारी भाषा में होने वाले कारोबार, हमारी भाषा में होने वाला इनोवेशन यानी कि नवाचार, हमारी भाषा में आने वाले स्टार्टअप्स। उदाहरण के तौर पर आज हमारे देश में अनेक स्टार्टअप्स हिंदी और हिंदी की से जुड़ी हुई दूसरी भाषाओं से आए हैं। जैसे आप जानते होंगे डेली हंट एक स्टार्टअप है, शेयर चैट एक स्टार्टअप है और ये जो स्टार्टअप्स हैं भारतीय भाषाओं से और हिंदी से निकले हैं, जिन पर अक्सर हम बात नहीं करते। हम बात नहीं करते रोजगार सृजन के बारे में कि हिंदी से कितना रोजगार पैदा हो रहा है। हम बात नहीं करते मार्केटिंग के बारे में कि ये कितना बड़ा मंच है हिंदी मार्केटिंग का। और प्रशासन में जिस प्रकार से हमारी राजस्थान सरकार प्रशासन में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है और जैसे यहाँ पर डिजिटल सेवा योजना यहाँ पर शुरू हुई है, जिस प्रकार से बालिकाओं को सशक्त करने के लिए मोबाइल वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर एक हाथ में लिया जा रहा है, इन चीजों की बात होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो ये दौर है ये विज्ञान, टेक्नोलॉजी और कारोबार का दौर है और जो भाषाएं विज्ञान, टेक्नोलॉजी और कारोबार के साथ में नहीं जुड़ेंगी, मुझे डर है कि जिस प्रकार से यूनेस्को ने कहा है कि दुनिया की 7,200 भाषाओं में से 3,600 भाषाएं यानी कि लगभग आधी भाषाएं इस शताब्दी के अंत तक विलुप्त हो जाने वाली है। जो भाषाएं विज्ञान और तकनीक के साथ में जुड़ेंगी वो उस श्रेणी में नहीं आएंगी। और मुझे बड़ी खुशी है ये बात आप सबके साथ में साझा करते हुए कि हमारी हिंदी भाषा उस संदर्भ में बहुत बहुत समृद्ध भाषा है। जहां तक विज्ञान और तकनीक का सवाल है, हम इन चीजों की भी बात नहीं करते कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आज के जमाने में चीजों को इंक्लूसिव बना रही है, हम सबको साथ ला रही है, किस प्रकार से हमारी विविधता को एक आकार दे रही है, किस प्रकार से चीजों को एक्सेसिबल बना रही है। और हम इस बात की भी बात नहीं करते कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार से बाधाओं और विभाजनों के विरुद्ध काम कर रही है, किस प्रकार से भाषाओं के बीच जो दूरियां हैं उनको समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी आज एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, किस प्रकार से साक्षरता की जो बाधाएं हैं वो मोबाइल फोन के जरिए और आपके कंप्यूटर के जरिए और इंटरनेट के जरिए किस प्रकार से वो बाधाएं दूर हो रही हैं हमारी अपनी भाषा में। विकलांगता की बाधाएं किस प्रकार से दूर हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी वहां पर मौजूद है। तो अनेक प्रकार से हमारी भारतीय भाषा और हिंदी भाषा की जो टेक्नोलॉजी है वो हम सबको सशक्त बना रही है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर 5 स्तंभ देख रहे हैं। हमारी भाषाओं में आज कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट पर टेक्स्ट को देखना बहुत आसान हो गया है, पढ़ना बहुत आसान हो गया है। दूसरा, हमारी भाषाओं में टाइपिंग करना बेहद आसान हो गया है, बहुत सारे तरीके आ गए हैं। तीसरा, लोकलाइजेशन यानी आज जो विंडोज आप देखते हैं अंग्रेजी में वो पूरी तरह से हिंदी में किया जा सकता है। चौथा, जिस ऑफिस को आप इस्तेमाल करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो पूरी तरह से हिंदी में किया जा सकता है।
पांचवा, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और हमारी हिंदी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो ये सब कुछ हमारी तकनीकी दृष्टि से संपन्न हो रहा है। जिन आधुनिक तकनीकों की आज बात की जाती है वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हिंदी मौजूद है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें हिंदी मौजूद है। आपने शायद एलेक्सा नाम की एक डिवाइस देखी होगी जिसके साथ में आप संवाद कर सकते हैं। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की कोर्टाना नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आधुनिकतम चीजों में जो है उनमें हिंदी मौजूद है। कोलैबोरेशन में हिंदी मौजूद है, एनालिटिक्स में हिंदी मौजूद है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हिंदी मौजूद है। तो आधुनिक चीजें, अक्सर हम साहित्य और परंपरा की बात तक सीमित रह जाते हैं मित्रों, लेकिन जो आधुनिकतम घटित हो रहा है दुनिया में, हिंदी वहां भी पूरी मजबूती के साथ मौजूद है। और अब मैं आपको इन तकनीकों की थोड़ी सी झलक देना चाहूंगा, और उस झलक देने के लिए मैं मेरे मोबाइल फोन से मेरे सिस्टम को कनेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आज हिंदी में टाइपिंग करने के लिए अनेक तरीके आ गए हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपके विंडोज में आप 6-7 तरीके से टाइप कर सकते हैं अपनी हिंदी भाषा में। और यदि आप टाइप ना कर पाए तो आप बोल करके अपने कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे, मैं बोलता हूं और मेरा कंप्यूटर जो भी मैं बोलूंगा उसको टाइप करके आपको दिखाएगा। ये हमारी हिंदी की ताकत टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं, भारत एक महान देश है, और मेरा कंप्यूटर उस बात को आपके सामने टाइप कर रहा है और मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बदलाव हमारी भाषा में आए हैं उनको देखना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संक्षेप में फटाफट मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाना चाहूंगा। तो मैं जाता हूं मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मेरे कंप्यूटर में जाता हूं और यहां जाने के बाद मैं मेरी भाषा को चुन लेता हूं और उसके बाद मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो मेरा कंप्यूटर यहाँ पर मेरी बोली हुई बातों को पढ़कर मेरी बातों को टाइप करना शुरू कर देगा। तो एक तो ये है जो आपने यहाँ पर देखा मेरी प्रेजेंटेशन में। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, डिक्टेशन के बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो आज मैं अपनी हस्तलिपि में अपने कंप्यूटर पर काम कर सकता हूं। अपने पेन से कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकता हूं, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाया जा रहा है। मैं अपने हाथ से नमस्ते लिखता हूं, वो टाइप होकर मेरे कंप्यूटर में आ जाता है। ये आधुनिक तकनीक की झलक आपके सामने ये है, और ये हमारी हिंदी भाषा। एक और झलक आपको दिखाता हूं। हिंदी भाषा में अनेकों फॉन्ट आज मौजूद है आपके कंप्यूटर में। पूरा का पूरा विंडोज आप पूरी तरह से हिंदी में कर सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये विंडोज है, जिसको आप अक्सर अंग्रेजी में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये हिंदी में दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अक्सर आपको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन आप चुटकियों में इसको पूरी तरह से हिंदी में बदल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आप हिंदी में बदल सकते हैं। थोड़ा और आगे चलेंगे हम तो अनुवाद की जो क्षमता है वो आपको देखने को मिलेगी आपकी अपनी हिंदी भाषा में। आप हिंदी में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं जिस प्रकार से आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, जो आपको यहाँ सामने दिखाई जा रही है। आप हिंदी में समानार्थक देख सकते हैं, उसी तरीके से अंग्रेजी में आप देखते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आप थिसॉरस देख सकते हैं, और आप आगे चलेंगे तो आप अपने वर्ड में रहते हुए इंटरनेट सर्च कर सकते हैं हिंदी माध्यम से, वो आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अनुवाद करके देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से आप चुटकियों में वर्ड के भीतर अनुवाद भी कर सकते हो। ये हमारी अपनी हिंदी भाषा है। मैं आपको ये अनुवाद प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा, तो मैं एक फाइल खोल लेता हूँ और जल्दी से ये अनुवाद आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो आपके सामने एक दस्तावेज दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ एक बटन दबाता हूँ, ये हिंदी का दस्तावेज है 2 पेज का, और एक बटन दबाते ही आप देखेंगे कि हमारी हिंदी भाषा में किस प्रकार से चुटकियों में अनुवाद संपन्न होता है, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। अनुवाद हो गया। 2 पेज की फाइल, एक बटन दबाने पर पूरा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपके पास मान लीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो इस समय मेरे पास है, और ये प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में है। मैं अगर इसको पूरी की पूरी हिंदी में बदलना चाहता हूँ चुटकियों में, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर पावर पॉइंट में, और यहाँ जाके ट्रांसलेट नाम का एक बटन आ गया है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ जाने के बाद मेरे टेक्स्ट को मैं खाली सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, अनुवाद हो गया है। इंसर्ट करते ही अनुवाद यहाँ पर आ जाता है अंग्रेजी से हिंदी में तुरंत, पूरा का पूरा पावर पॉइंट।
ये दूसरी यहाँ पर स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। मैं यहाँ सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ इस अंग्रेजी के टेक्स्ट को, इस बटन को दबा रहा हूँ, अंग्रेजी से हिंदी बन गया। पूरे के पूरे टेक्स्ट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये अंग्रेजी से ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका यहाँ पर हिंदी बन गया। तो चुटकियों में आप ये कर पा रहे हैं। और आप इसका एक अनुमान लगाइए कि जब आप इस तरह की तकनीकों की बात करते हैं तो हमारी बच्चियां, हमारे छात्र किस प्रकार से सशक्त होते हैं। जो छात्र अंग्रेजी की सामग्री को देखते हैं और यदि इसको पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते, उनको सिर्फ 2 या 3 बार क्लिक करना है और पूरी सामग्री को हिंदी में बदल सकते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं कि एक आपकी कोई किताब है बच्चों, और वो किताब अंग्रेजी में है। जैसे ये किताब आपकी एनसीईआरटी की है जो आपने देखी होगी, और अंग्रेजी की किताब है, लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आती, मान लीजिए आप हिंदी ज्यादा बेहतर समझते हैं। आप 1 सेकंड से भी कम समय में इस किताब को या इस टेक्स्ट को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये छपी हुई किताब है, आप सिर्फ एक फोटो लेते हैं इसका, और फोटो लेने के बाद आप यहाँ पर आपके कंप्यूटर में ये एप्लीकेशन खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, और यहाँ जाके आप उसी की फाइल को यहाँ ले आइए और देखिए फिर क्या चमत्कार होता है। मैं उस फाइल को यहाँ ले आता हूँ और अब आप देखिए ये वो फाइल है और ये अनुवाद हो गई। छपी हुई किताब का आपने फोटो लिया, उसका अनुवाद हो गया है आपके सामने हिंदी में पूरी कहानी है। और इतना ही नहीं मित्रों, इस पर एक और तरीके से देखिए कि जो व्यक्ति मान लीजिए नेत्रहीन है, दृष्टिबाधित है, जो दिव्यांगता से प्रभावित है, वो किताबों को पढ़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ न सिर्फ अंग्रेजी की किताब का अनुवाद हुआ, बल्कि आप यहाँ पर अगर बटन दबाएंगे तो आप इसको सुन भी सकते हैं। चींटी ने एक दोस्त को कैसे पहचाना। एक चींटी जमीन पर साथ जा रही थी। उसने एक समूह को देखा। दूसरी तरफ से आने वाली। तो छोटा सा एक उदाहरण था। अंग्रेजी की छपी हुई किताब न सिर्फ हिंदी में टाइप हो जाती है अपने आप, बल्कि उसको कंप्यूटर पढ़कर आपको सुनाता है। और इस तरह से हम जो दूरियां हैं लोगों के बीच में या भाषाओं के बीच में, उनको समाप्त कर रहे हैं प्रौद्योगिकी के जरिए, हिंदी की प्रौद्योगिकी के जरिए। और एक अंतिम बात मैं और बताना चाहूंगा कि ये चीज, चूंकि हमारी राजस्थान सरकार मोबाइल योजना, मोबाइल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है लोगों को सशक्त करने के लिए, तो ये सुविधाएं मोबाइल में भी हमने उपलब्ध कराई है। सम्माननीय मुख्यमंत्री, अगर मोबाइल का हम प्रयोग करते हैं और यहाँ पर भी यदि किताब का फोटो लेते हैं अंग्रेजी की किताब का, तो वो उसका अनुवाद हो जाता है, मोबाइल फोन उसको पढ़कर सुनाने लगता है। यहाँ तक कि यदि मैं मोबाइल में कुछ अंग्रेजी में या हिंदी में बोलता हूँ तो किस प्रकार से वो तुरंत 1 सेकंड में उसको हिंदी में बोली हुई बात को बोली हुई बात में अनुवाद करता है। वो दिखाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपको झलक दिखाना चाहता था कि हिंदी टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में कोई पीछे रहने वाली भाषा नहीं है, बहुत प्रगति वो कर चुकी है। ये अंतिम झलक आपको मैं दिखाऊंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्थान इज द लैंड ऑफ ग्रेट डेवलपमेंट एंड ग्रेट कल्चर। और ये जो मैंने कहा ये अनुवाद हो गया है और अब आप इसको सुन सकते हैं। राजस्थान महान विकास और महान संस्कृति की भूमि है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो भाषा है उसको हम उसके प्रति भावुक हो जाते हैं, लेकिन हमें काम करते हैं जब भाषा में, तब वो भाषा आगे बढ़ती है। तो नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। तो ये चीज हमको लेनी है और ये है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बालेंदु कुमार दाधी जी, हिंदी की इतनी बारीक तकनीकियों की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। निश्चित रूप से आपकी जानकारी न सिर्फ इन बच्चों के लिए बल्कि हम सब के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। राजस्थान भाषा और पुस्तकालय विभाग की विशिष्ट पहचान अनवरत साधना पुस्तिका भाषा विमर्श। विभाग की राष्ट्रभाषा की आराधना वंदना में अर्पित एक छोटा सा पुष्प भाषा विमर्श। हम स्वतंत्रता की हीरक जयंती मना रहे हैं और भाषा विमर्श की स्वर्ण जयंती। 14 सितंबर 1972 को भाषा परिचय का पहला अंक प्रकाशित हुआ था और आज स्वर्ण जयंती विशेषांक का विमोचन
हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से करवा रहे हैं। डॉक्टर रेणुका राठौड़ जी से आग्रह वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसका विमोचन करवा। ये ऐतिहासिक पल जिनमें गवाह हैं आप सब, हम सब, भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विशेषांक का विमोचन आज माननीय के कर कमलों से। हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ष किसी विशिष्ट विषय को केंद्रित कर आलेखों और प्रसिद्ध हिंदी लेखकों की विशेष रचनाओं को समावेशित समाहित करते हुए भाषा विमर्श एक उपयोगी संग्रहणी संकलन के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे प्रदेश ही नहीं देश भर के प्रमुख पुस्तकालयों तक पहुंचाया जाता है। और हमें ये बताते हुए भी बहुत गर्व है कि शायद राजस्थान ही देश में ऐसा एक प्रदेश है जहां इस तरह की भाषा विषय को लेकर किसी पुस्तिका का प्रकाशन सरकारी स्तर पर होता है। एक बार बहुत जोरदार तालियां इसके संपादक मंडल के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपने कर कमलों से भाषा विमर्श का विमोचन किया। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी सेवा पुरस्कार। हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाषा और पुस्तकालय विभाग द्वारा विज्ञान, तकनीक, पत्रकारिता, कृषि, विधि और हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट मौलिक लेखन पर हिंदी पुरस्कार से लेखकों को नवाजा जाता है। इस वर्ष हिंदी साहित्य विधा में डॉक्टर गोपाल काबरा जी को और विज्ञान विधा में डॉक्टर गुंजन गर्ग जी को ये हिंदी सेवा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध इस सम्मान को प्रदान करने के लिए। और इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर गुंजन गर्ग जी को। डॉक्टर गुंजन गर्ग, आपको 15 वर्ष का शिक्षण और चिकित्सा का अनुभव प्राप्त है। डॉक्टर गर्ग ने पीजी और पीएचडी की उपाधि स्वस्थ व्रत विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से की है। आपकी 9 पुस्तकें भारत, मलेशिया और जर्मनी से प्रकाशित हो चुकी है तथा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो चुके हैं और देश विदेश में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में शोध पत्र और व्याख्यान आप प्रस्तुत कर चुकी हैं। वर्तमान में आप महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर में स्वास्थ्य विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आप इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रमुख संपादक भी हैं और आज के राज्यश्री हिंदी दिवस समारोह में आपको नवाजा जा रहा है हिंदी सेवा पुरस्कार 2022 से। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर गुंजन गर्ग। अगला पुरस्कार इसी क्रम में डॉक्टर श्री गोपाल काबरा जी को प्रदान किया जा रहा है। बहुत शॉल ओढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर गुंजन गर्ग जी को। शॉल, श्रीफल, अभिनंदन पत्र और उसके साथ ही एक छोटी सी राशि का चेक आपको आज यहाँ प्रदान किया गया। इसके साथ ही अगला इसी क्रम में डॉक्टर श्री गोपाल काबरा। जोरदार तालियां। डॉक्टर श्री गोपाल काबरा मेडिसिन और लॉ में स्नातक हैं, एनाटॉमी, सर्जरी और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वरिष्ठ चिकित्सक, शिक्षक, कुछ समय तक सर्जन, वकील, 4 साल मेडिको लीगल एक्सपर्ट, फ्रीलांस मेडिकल साइंस जर्नलिस्ट, लेखक और एक्टिविस्ट डॉक्टर श्री गोपाल काबरा। सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल लॉज, एथिक्स और मेडिकल ऑडिट आपने पढ़ाया। शायद ये विषय आप लोगों के लिए नए होंगे, लेकिन मेरे लिए भी बहुत नए हैं। मेडिकल लॉज, एथिक्स और मेडिकल ऑडिट इन्होंने पढ़ाया। डॉक्टरों को लॉ और वकीलों को मेडिसिन। शोध कार्य पर अनेकों सम्मानों से आपको नवाजा गया है, जिनमें हरिओम आश्रम रिसर्च अवार्ड प्रमुख है। हिंदी, राजस्थानी और अंग्रेजी में अब तक 30 पुस्तकों का प्रकाशन आपकी हो चुका है। वर्तमान में आप अवेदना आश्रम
के प्रभारी हैं और निदेशक हैं विधि और मेडिकल ऑडिट, संतोबा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल जयपुर तथा निदेशक है क्लिनिकल सेवाएं भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर। तो ये था हिंदी सेवा पुरस्कार। आज हिंदी सेवा पुरस्कार 2022 से हमारे हिंदी के लेखकों को नवाजा गया। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नव सर्जना की तीव्र अनुभूति और उसे समयानुकूल कर साक्षात करने की क्षमता हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल जी में मौजूद है। आपके श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्यों से शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों तक ले जाने की आकांक्षा और संवेदनशीलता ने अनेक आयामों को साकार किया। निवेदन करना चाहेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा भाषा और पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार श्री पवन कुमार गोयल जी से अपना उत्प्रेरण अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव। विश्व हिंदी दिवस समारोह के इस बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के मंत्री माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी यादव साहब, माइक्रोसॉफ्ट के हिंदी के डायरेक्टर श्री बालेंदु जी, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के निदेशक श्री मोहनलाल जी, सम्मानित होने वाले डॉक्टर काबरा, डॉक्टर गुंजनगर और प्रिय बच्चों, उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों, पत्रकार बंधुओं और सभी महानुभावों, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे मंत्री महोदय तथा बालेंदु जी तथा आप सभी का विश्व हिंदी दिवस समारोह में उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं तथा उपस्थित सभी बच्चों को जो आज सम्मानित होंगे उनको भी मुबारकबाद देता हूं। जहां तक हिंदी दिवस की बात है, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की संविधान निर्मात्री सभा ने 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी को अनुच्छेद 343 पारित कर देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर 1953 से पूरे भारत में ये जो 14 सितंबर है इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और उसी कड़ी में आज हम हिंदी दिवस समारोह मना रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी न केवल भारत की अपितु विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। सदियों से जारी इसका सफर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हिंदी की समृद्ध व्याकरण, सहज सुबोध शैली, विशाल शब्द भंडार एवं इसमें उपलब्ध दुर्लभ साहित्य इसकी जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। भारत एक बहु सांस्कृतिक एवं बहुभाषी राष्ट्र है। ऐसे में विविध संस्कृतियों व विविध भाषाओं वाले इस देश के जन समूह में आपसी संवाद स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा होना आवश्यक है। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन स्वतंत्र भारत ने हिंदी को एक राष्ट्र की भाषा के रूप में, कड़ी के रूप में स्वीकार किया है। हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां हैं, लेकिन भारतीय जो संस्कृति है उसकी एक विशेषता है कि ये सभी को साथ लेकर चलती है, सभी का समागम करती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति इतने आक्रमणों के बावजूद आज तक अपने विविध रूप में जिंदा है। हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में भी हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता वीर थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे असम के हों, वेस्ट बंगाल के हों, सबके बीच संवाद का माध्यम हिंदी थी। तो उस दौर में भी हिंदी ने राष्ट्रीय एकता के रूप में बहुत अच्छा कार्य किया। हिंदी को माध्यम बनाकर बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और अनेक तरह के आंदोलन चलाए और यही वजह है कि संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हमें यह भी जानना होगा कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा कहलाने के लिए उसमें कुछ कतिपय विशेष गुणों का होना आवश्यक है, जैसे कि उस भाषा की व्यापकता, अर्थात केवल एक क्षेत्र में कुछ सीमित लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा
कभी भी राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं हो सकती। हम सब जानते हैं कि हिंदी राष्ट्र के ही नहीं, विश्व के अनेक भागों में बोले जाने वाली भाषा है। दूसरा गुण होना चाहिए उसकी समृद्धता, लिपि और समृद्ध लिपि और व्याकरण। हिंदी में यह गुण भी मौजूद है। इसी तरह भाषा, धर्म, संस्कृति और दर्शन को प्रतिलक्षित करने वाली होनी चाहिए। हम जानते हैं कि हिंदी में अनेक ग्रंथ और महाकाव्य लिखे गए हैं। हमारी संस्कृति का मूल आधार हिंदी है। इसी तरह से इसका विशाल जो डिक्शनरी है, शब्दकोश होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि हिंदी का शब्दकोश विशाल है और हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। ये मैं समझता हूं कि केवल मात्र एक हिंदी में ये विशेषता उपलब्ध है। आप इंग्लिश में देखिए, पीयूटी पुट, बीयूटी बट। तो जो इंग्लिश का विशेषज्ञ नहीं है उसके लिए अंतर करना कठिन है कि पीयूटी तो पुट क्यों बोलते हैं और बीयूटी को बट क्यों बोलते हैं। तो मेरे जैसे इतने पढ़े लिखे लोग भी इसमें कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि इसको क्या बोला जाए। तो ये हमारी हिंदी की विशेषता है। इसी तरह से हिंदी की एक विशेषता यह भी है कि ये एकदम सरल और सुगम्य भाषा है, कोई भी इसको सीख सकता है। अभी बालंदी जी ने बताया कि आज टेक्नोलॉजी के यूज से जो हिंदी है, जिसको पहले हम ये कहते थे कि ये विज्ञान की भाषा नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भाषा नहीं है, इंटरनेट की भाषा नहीं है, कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो वो सारी बाधाएं भी आज हिंदी ने टेक्नोलॉजी के कारण पार कर ली हैं और आज हिंदी न केवल एक देश की बल्कि विश्व की भाषा बनने जा रही है। आज आप देखिए कि जितनी भी विश्व की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको सबको हिंदी में अपने लोग रखने पड़ रहे हैं। कारण क्या है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए कोई भी देश हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की उपेक्षा करके अपना व्यापारिक जो अस्तित्व है उसको बनाए नहीं रख सकता। इसलिए सारे देश अपने लोगों को हिंदी सिखा रहे हैं या हिंदी भाषी लोगों को अपनी कंपनियों में एम्प्लॉय कर रहे हैं ताकि ये विश्व के सबसे बड़े बाजार का दोहन कर सकें या अपनी मार्केटिंग वहां पर कर सकें। तो इसलिए मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी एक बहुत ही अच्छी भाषा है। हिंदी की एक विशेषता जैसा मैंने पहले बताया कि सबको साथ लेकर चलती है। आज कई जगह भाषा को लेकर विवाद होते हैं। हमें हिंदी को लेकर किसी तरह का विवाद पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अनुसार सभी हिंदी सीखते हैं। आजादी के बाद आप देखिए फिल्मों के माध्यम से हिंदी का कितना प्रचार प्रसार हुआ। आप चाहे असम जाएं, मणिपुर जाएं, त्रिपुरा जाएं, वहां पर हिंदी भाषी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे और उनसे पूछो कि आपने हिंदी कैसे सीखी, तो वो कहेंगे फिल्मों के माध्यम से सीखी। तो ये सब आज के युग में संभव है। हिंदी में विशाल साहित्य उपलब्ध है। आज विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या 38 करोड़ के करीब हो गई है और हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या तो और भी अधिक हो गई है। हिंदी जो विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे देशों में तो हिंदी भाषा की स्थानीय बोलियों का भी विकास हो रहा है। इन देशों में हिंदी में साहित्य सर्जन भी हो रहा है। आज हिंदी अकेले भारतवर्ष की भाषा नहीं रह गई है बल्कि विश्व की भाषा बनने जा रही है। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 1979 से यूपीएससी के और जितने भी एग्जाम्स थे उन सब में नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स थे वो हिंदी माध्यम में होने लगे हैं। आज यहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने की हिंदी में 100 अंक प्राप्त किए, 100 में से 100। मैं आप बच्चों को कहना चाहूंगा कि हिंदी माध्यम के होने की वजह से आपको किसी प्रकार की हीनता के अंदर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद हिंदी माध्यम से पढ़ा हूं, राजकीय विद्यालय में पढ़ा हूं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक मेरा हिंदी माध्यम था और यूपीएससी मैंने हिंदी में लिखा, यूपीएससी का इंटरव्यू हिंदी में दिया। तो किसी प्रकार की हीनता की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ये बताना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार यूपीएससी का इंटरव्यू देने दिल्ली गया तो मेरे में भी एक हीन भावना थी। मैं पहली बार दिल्ली केवल इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पर जाकर वहां का वातावरण देखा तो एक हीन भावना है। लेकिन मैंने अपने आप पर काबू किया, आत्मविश्वास पैदा किया, इंटरव्यू दिया। जब इंटरव्यू हुआ तो यूपीएससी की जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन थे वो इंग्लिश में उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ी देर इंटरव्यू चला, फिर उनको अचानक ध्यान आया कि तो हिंदी माध्यम का बोर्ड चल रहा है और जो कैंडिडेट है वो हिंदी माध्यम के हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मिस्टर गोयल आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, इन इंग्लिश? मैंने कहा यस सर आई एम कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम, बट यू आर ऑफ हिंदी मीडियम, तो शुड वी कंटिन्यू अवर इंटरव्यू इन हिंदी और इंग्लिश? मैंने कहा जी विश सर। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने इंग्लिश आईएएस में आने के बाद सीखी एक तरह से, उससे पहले इंग्लिश का कोई माध्यम नहीं था। तो आप जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं उन्हें
कतई ही हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। आज हिंदी माध्यम में यूपीएससी और सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आईआईटी का हो चाहे मेडिकल का हो, सबका लिटरेचर उपलब्ध है। अभी वालेंद्र जी ने बताया, आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं। इसलिए केवल माध्यम की वजह से हमें किसी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो है केवल एक सपना देखने की, एक संकल्प करने की और अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा करने की। अगर ये आप कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और हमारी हिंदी का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि हिंदी चली सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार, हिंदी की बिंदी सभी आभा दिनकर भौर। आज हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और एक बात और कहना चाहूंगा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, आपने सही कहा है। आप हिंदी माध्यम से अध्ययनरत रहे हैं। डॉक्टर मोहनलाल यादव जी यहाँ बैठे हैं, ये भी नंगे पांव से पैदल चलकर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचे हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय, आप भी हिंदी माध्यम से ही पढ़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वे भी हिंदी माध्यम से ही पढ़े हैं और बालेंद्र जी को तो आपने सुन ही लिया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं जो आपके सामने उद्घोषणा कार्य कर रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी हो, कोई भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, हमेशा शुद्ध हिंदी में उद्घोषणा कार्य को करती हूँ। तो आपको गर्व होना चाहिए इस हिंदी पर। आप एक बार जोरदार तालियां एकता की भाषा हिंदी के लिए, स्वाभिमान की भाषा हिंदी के लिए। और आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री भाषा और पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार, श्री राजेंद्र सिंह यादव जी। आपसे अनुरोध अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, एसीएस गोयल साहब, बालेंद्र शर्मा जी, इंफोसिस से हिंदी के डायरेक्टर मोहनलाल जी, तमाम यहां उपस्थित सभी हिंदी से लगाव रखने वाले, पुरस्कार जीतने वाले और हमारे प्यारे बच्चे जो आज 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं सभी संभागों से। सबसे पहले हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से टाइम दिया। आज प्रतापगढ़ का भी दौरा पहले से था उदयपुर डिवीजन में, मगर समय दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हिंदी के प्रति जो भाव है, पहली बार भाषा विभाग को एक अलग से रूप दिया। इस बार वो सौभाग्य से मुझे मिला और मंशा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, खाली राजस्थान में ही नहीं, हिंदी का प्रचार प्रसार अगर विदेशों में भी है तो उसके लिए भी इन्होंने कहा कि कभी ऐसे आवश्यकता पड़े तो हम उसमें भी सहयोग करेंगे राज्य सरकार की तरफ से। साथियों, हिंदी की जैसे गोयल साहब कह रहे थे, निश्चित तौर पे एक सदी से ज्यादा अंग्रेजों के गुलामी में रहने के बाद अलग अलग भाषाओं का जो देश था, हिंदी को वापस स्थापित करने में हमारे आज तक कोर्ट्स में भी हम देखते हैं इंग्लिश में ही है। समय तो जरूर लगा, मगर आज जो गति हिंदी ने पकड़ी है, लगभग 38 करोड़, मैं सोचता हूं इससे ज्यादा लोग हैं। मैं यूरोप गया था, मुझे बड़ा उस समय, आज तो काफी इस्कॉन मंदिर का हो गया, आज से 20 साल पहले मैंने वहां यूरोपियंस को कृष्ण के भजन हिंदी में गाते देखा।
जो हम लोग थे हम उतना अच्छा नहीं गा पा रहे थे, जबकि वो लोग हमसे बहुत ज्यादा उन कृष्ण के गीतों को गा रहे थे। तो कहीं ना कहीं भाषा सरल है, अच्छी है, जो बता रहे थे लिखने में और बोलने में एक जैसी है, तो उसका निश्चित तौर पे अपने आप प्रचलन होता है। कॉम्प्लेक्स की जैसे बात कह रहे थे कि बच्चों में हम में अटपटा जरूर लगता है, कई बार हम लोग समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते, तो उसमें हीन भावना नहीं आनी चाहिए। यूरोप में भी मैं देखता हूं बहुत से जगह हैं, कई फ्रेंच हैं तो खाली फ्रेंच बोलते हैं, उनको भी जब दूसरे मुल्क में इंग्लिश में बात करनी हो तो इंटरप्रेटर साथ जाता है। कई बार टीवी में हम देखते हैं कोई उनका प्रधानमंत्री है, वो अपनी भाषा में बोलता है और फिर उसका वो इंग्लिश में अनुवाद दूसरे तरीके से होता है। वैसे ही ये भाषा हमारी है कि हमें इसका फिर गर्व करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी भाषी हैं और हिंदी का महत्व समझ भी आता है। सरल भाषा है, छोटा मोटा हमारी भाषा में कहीं जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता है, अदरवाइज करीब करीब 10 स्टेटों में हमारी हिंदी भाषा बहुत आराम से समझी जा सकती है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और मैं सोचता हूं जो 10-11 स्टेट हैं, इन स्टेटों का अगर देखें जितनी आबादी है उतनी शायद आधे यूरोप की होगी। कुल मिला के मैं बच्चे यहाँ आए हैं, इनको भी कहना चाहूंगा कि आप मजबूती से आगे बढ़ो, अपनी मातृभाषा को कभी मत भूलो। इंग्लिश जरूर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मजबूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को भी बेमन से कि बच्चों को एक जरूरी है, आज एक जरूरत हो गई है। ये इन्फोसिस से बैठे हैं, अब तो इन्होंने बना दिए ये वाले हिंदी इंग्लिश करने के माइक्रोसॉफ्ट वाले, इन्फोसिस तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो ये बना दिया अब तो, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा इंग्लिश की भी जरूरत है। मगर मुख्य भाषा हमें इंग्लिश नहीं हो, हमारी मुख्य भाषा अपनी हिंदी हो और हम उसको गर्व से बोलें, कभी इसमें हिचक नहीं करें। मैं देखता हूं कई बार बड़ा अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए जब 4 आदमी बैठते हैं तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो ये बड़ा एक अजीब सा लगता है कि हम हिंदुस्तान में रह के अपनी भाषा को भूल करके खाली ये दिखाने के लिए कि हम अंग्रेजी जानते हैं। मगर अंग्रेजी का अगर ज्ञान ले लिया तो भाई तुम अपनी नैतिकता को क्यों भूल जाते हो, अपने जो विचार हैं, जो आपसी चीजें हैं, उनको क्यों भूल जाते हो। आप सब यहाँ विराजे, उसके लिए दोबारा से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इन बच्चों को भी और हिंदी भाषा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी का हिंदी से प्रेम जग जाहिर है। आपके जितने भी समारोह होते हैं, जितने भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स होती हैं, हमें स्पष्ट निर्देश होते हैं कि हिंदी में ही उसका उद्घोषणा कार्य किया जाए। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आप हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। आपकी उपस्थिति पाकर हम सब गौरवान्वित हैं, बल्कि आज का ये आयोजन भी गौरवान्वित हुआ है। विनम्र अनुरोध, अपना आशीर्वचन, अपना मार्गदर्शन, अपना उत्प्रेरण हम तक पहुंचाए माननीय मुख्यमंत्री। हमारे राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भाषा विभाग पवन कुमार गोयल जी, डायरेक्टर भाषा माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्टर बालेंदु शर्मा जी, यहाँ बैठे हुए हमारे डॉक्टर राजीव बगरेटा जी जो प्रिंसिपल बने हैं अभी SMS के अंदर, डॉक्टर गोपाल काबरा जी, डॉक्टर गुंजन गर्ग जी, यादव साहब,
तमाम उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथिगण, छात्र छात्राओं, मुझे बहुत खुशी है कि आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस समारोह में मुझे आने का अवसर मिला और हिंदी को लेके अभी आपने विचार सुने डॉक्टर शर्मा जी के भी माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं। आपने महसूस किया होगा कितनी क्रांति हो गई है, ये रिवोल्यूशन है। और मैं पार्लियामेंट में था 80 से, तब से मुझे मालूम है कि राजीव गांधी 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। तब उन्होंने सपना देखा था 21st सेंचुरी में ये मुल्क जाए। उस वक्त तो लोग समझ नहीं पाए वो क्या कहना चाहते हैं। अब जब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं आई है देश के अंदर, तब मालूम पड़ा कि वास्तव में उनका सपना क्या था। अभी माइक्रोसॉफ्ट के हमारे डायरेक्टर साहब ने जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिया, मैं चाहता था कि वो ज़्यादा प्रेजेंटेशन दे, उनकी समय की सीमा थी, इसलिए वो चाहते हुए भी पूरी बात कह नहीं पाए। पहले मुझे मालूम होता तो मैं उस ढंग से प्रोग्राम बनाता, आराम से आपका ही प्रेजेंटेशन हम सुनते, बाकी हम लोग बैठते, क्योंकि वास्तविक क्रांति है। देखा आपने, इंग्लिश में बोले और हिंदी अपना आप ही टाइप हो गया। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो वर्ड जो है हमें वो पुश कर देते हैं, तो बहुत बड़ा काम सतह हो रहा है और ये हिंदी के पक्ष के अंदर है, हिंदी के पक्ष के अंदर है, हिंदी को मजबूती प्रदान करते हैं। बल्कि एक बार मैं और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हिंदी में बहुत क्लिष्ट शब्द कही है, क्लिष्ट बहुत है, ज़्यादा टफ शब्द है, उनका भी कोई तरीका निकालें कि वो शब्द जो है, जो सरकारी लैंग्वेज है हिंदी की, वो बहुत टफ है। विज्ञापन आते हैं वो भी टफ होते हैं, तो आम आदमी समझ नहीं पाता है। तो हम उस पर भी और ज़्यादा आगे बढ़ें जिससे कि उनको लाभ हमें मिल सके। आज़ादी मिलने के साथ साथ में हिंदी के बारे में चर्चा होने लग गई, केंद्र की राजभाषा के रूप में भी। और मुझे बचपन में याद है कि संविधान जब लागू हुआ तब ये कहा गया 15 साल तक देश में भाषा चलेगी, उसके बाद में हिंदी राजभाषा बन जाएगी। और 15 साल 67 में हो गए थे, मैं भी स्टूडेंट था उस वक्त में। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त में आंदोलन हुआ करते थे। दक्षिण के अंदर हिंदी के बोर्ड को जला देते थे और नॉर्थ के अंदर इंग्लिश को लाइक नहीं करते थे। हम लोग भी बचपन में सोचते थे इंग्लिश क्या काम आएगी, तो मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसने इंग्लिश का विरोध किया था बचपन के अंदर। और आज मैं सरकार में हूँ तो इंग्लिश स्कूल में खोल रहा हूँ गाँव के अंदर। आप सोच सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, आप लोगों के इंटरेस्ट के अंदर हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी जो इंटरनेशनल भाषा बन गई है, और 65 में आंदोलन हुए पर सरकार ने जो घोषणा की थी वो पूरी नहीं हो पाई। जब आंदोलन ज्यादा हुए तो फिर 3 भाषा का फॉर्मेट आया, हिंदी भी, इंग्लिश भी और लोकल भाषा, इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, जो भी भाषाएं हैं, बंगाली, 3 भाषाएं का फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि लंबे अरसे से भारत सरकार ने भी बहुत प्रयास कर लिए
भारत सरकार के गृह मंत्रालय में और पार्लियामेंट के एक कमेटी होती है और वो हर राज्य में जाती है पता करने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हिंदी की हुई है आगे डिपार्टमेंट के अंदर, और खाली वो एक फॉर्मेलिटी होती है। वो जाते हैं, मीटिंग करते हैं, सब अधिकारी आ जाते हैं, बता देते आपने ये स्टेप उठाया, कोई मतलब नहीं। अगर प्रोग्रेस हुई है तो उसका श्रेय जाता, अभी आप जो बोल रहे थे, बॉलीवुड को जाता है, बॉलीवुड को जाता है। और आपने बताया बॉलीवुड के अलावा क्या बताया आपने? मेन जो है हिंदी का, जो बॉलीवुड के अलावा भी जो कमिटमेंट रहा लोगों का हिंदी के प्रति, उसके कारण भी हिंदी जो है आगे बढ़ती गई। आज इसमें कोई दुराय नहीं, हिंदी का अपना बहुत बड़ा वर्चस्व है। और अब तो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स साहब लेके आए थे, 75 में लेके आए मेरे ख्याल से, अब 47 ईयर हो गए। मैं बिल गेट्स से मिला हूँ यहाँ पर दिल्ली में 22 साल पहले, जब मैं चीफ मिनिस्टर था। तो उनका जज्बा जो था, आज देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप भी महसूस करते होंगे, आप तो सब नई पीढ़ी के लोग हैं, सब अपने मोबाइल रखते होंगे। हालांकि हम लोग 1,35,00,000 परिवारों को, जितने आप लोग परिवार हैं, सबको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं सबको, जिससे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, वो भी ऑफलाइन पढ़ाई कर सके, सारी योजनाओं का लाभ ले सके, जानकारी प्राप्त कर सके दुनिया की। क्योंकि आजकल तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज है वो पावर है, नॉलेज ही वेल्थ है। आज ज्ञान जो है वो बहुत बड़ी पावर है, ये पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये पावर है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके पास में एक मोबाइल फोन परिवार में मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी चिरंजीवी योजना है, तीन बना बैठे हुए हैं, ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का इंश्योरेंस सरकार प्रीमियम भर रही है सबका, कुछ पैसे वाले हैं तो 850 रुपये ले रहे हैं उनसे। 10 लाख का बीमा करना हेल्थ का, ये देश में एकमात्र राजस्थान का इसलिए भी कह रहा हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, जिससे कि बात गरीब तक पहुंचे, कोई वंचित दे जाए इससे। पर आपको जान के खुशी होगी, क्योंकि बीमारी ऐसी चीज है, हर एक घर में आ जाती है बिना पूछे हुए। पूछते नहीं, कोरोना जब आया तो पूछा क्या किसी ने, और क्या स्थिति बनी पूरे देश की, दुनिया की। तो हम लोगों ने तय किया है कि आज मॉडल बन गया राजस्थान हेल्थ के लिए। ये मैं हिंदी की छत से बात करूँ, उसके अंदर अगर आपका 10 लाख का बीमे में से 4 लाख का इलाज खर्च कर दिया, आप 6 लाख नहीं बचे, वो भी घर में बीमारी आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुई, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोक्लियर प्लांट, तो उसका अगर मान लो 10, 12, 15 लाख खर्च होते हैं उसमें, तो आपको यहाँ की खुशी होगी। जो 6 लाख बचे हुए हैं पहले वाले, वो बचे रहेंगे आगे के लिए। 15 लाख हो या 20 लाख हो, सरकार देगी आपके परिवार को पूरा। साथ में 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी उस परिवार का। अभी कई बच्चे डूब गए थे पानी के अंदर, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है एक्सीडेंट में, खाली रोड एक्सीडेंट नहीं, जैसा भी एक्सीडेंट वो भी एक्सीडेंट है, उसके अंदर हम लोगों ने 5 लाख रुपए भेज दिए। इस प्रकार की शानदार योजना है। उसी के अंदर हम लोगों ने 1,35,00,000 जो परिवार है, मुख्य महिला सशक्तिकरण के नाम से भी हम हर परिवार में स्मार्टफोन विद इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं।
ये एक ऐसा मॉडल बना है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि जमाना बदल गया है, 21st सेंचुरी में आ गए हैं। दुनिया के विकसित राष्ट्र जो है सोशल सिक्योरिटी देते हैं हम अपने वहाँ पे नागरिकों को। वहाँ का कोई भी परिवार तकलीफ में नहीं है फाइनेंशियली, बेरोजगार भी है, ओल्ड भी है। हमने भी यहाँ 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को। और वहाँ तो सिस्टम बना करके पूरे परिवारों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वीकली पैसा मिलता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी है कि आप हेल्थ जो है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में, सोनिया गांधी के वक्त में जो कानून बना के अधिकार दिए गए थे, जिसमें राइट टू एजुकेशन भी, राइट टू फूड भी, दूध पे किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, राजस्थान में 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं। RTI जो दुनिया में कहीं नहीं था ट्रांसपेरेंसी के लिए। नरेगा आज जितने लेवल पहले चले उस वक्त में कोरोना में तो रोजगार मिल गया। तो ये तो लंबी बात हो जाएगी, मैं खाली इतना कहना चाहूँगा, हिंदी जो है इसको मैं पार्लियामेंट में तब से देख रहा हूँ, ये हिंदी जो है भाषा के नाम पे तो आप देखते हैं कि अभी भी साउथ के अंदर आपने कल परसों देखा होगा, अभी भी वहाँ हिंदी को वो समझ से पता नहीं क्या हो जाएगा। भाषा ऐसी चीज है जो जोड़ती लोगों का आपस में। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा पे गर्व करें। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, गोयल साहब ने, शर्मा जी ने सबने अच्छी बात कही कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। ये बात ठीक कही गई है। पार्लियामेंट के अंदर मैं गया 80 के अंदर, आज तुम बच्चों को इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं, तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों से मिलता हूँ, छोटे बच्चों से अच्छी इंग्लिश बोलने लग गए हैं। कई बार आपका वीडियो भी आता है, आप देखेंगे 10 साल के बाद में यहाँ के राजस्थान के बच्चे देश के अंदर इंग्लिश को लेकर फ्रेंकली इंग्लिश बोलेंगे, और इंग्लिश का मतलब है आप जुड़ जाएंगे कंप्यूटर से। हालांकि हिंदी के उसके अंदर प्रोविजन आ गए सब तरह से, पर फिर भी आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। आज अमेरिका में और सब जगह हमारे जो नौजवान जाते हैं वहाँ तहलका मचाए हुए हैं। अब ओबामा को कहना पड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, अमेरिका के नौजवानों को आप लोग समझ जाओ वरना हिंदुस्तान के नौजवान आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए इंग्लिश के माध्यम से उन्होंने कंप्यूटर में आईटी में एक्सपर्टाइज कर रखी। तो मैं चाहूंगा कि इंग्लिश पे हम पीछे क्यों रहे। हिंदी मातृभाषा है, मैं भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था बचपन से, अभी तक भी नहीं बोल पाते हैं। टूटी फूटी बोले काम चलाते हैं, टूटी फूटी बोल के समझ लेते हैं, इतने काम चलता हमारा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, 40 साल 42 साल मेरे पार्लियामेंट में गए हुए हो गए। 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रह लिया, इंदिरा गांधी जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा जी के साथ। 3 बार में मैंने AICC का महामंत्री रह लिया, या पूरे देश के लोग आते हैं। 3 बार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह लिया, और 3री बार में आपकी दुआओं से मुख्यमंत्री। तो मैंने कभी ये कॉम्प्लेक्स मेरे दिमाग में नहीं आया। जब गया पहले पार्लियामेंट में, देखा कि सब लोग इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, और कॉम्प्लेक्स होता है कि जैसे विद्वान वही हो। जबकि मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी बोलने वाले जो, अगर आप उन्हें हिंदी करो उनकी भाषा भाषणों की, तो हिंदी बोलने वाले भाषणों को आप अगर समझो, कंपेयर करो, तो हिंदी वाले ज्यादा कंटेंट देते हैं, ज्यादा अच्छी बोल पाते हैं, ज्यादा भावना प्रकट कर पाते हैं। और कॉम्प्लेक्स ऐसा हो गया देश के अंदर इंग्लिश को लेके, और ये ठीक आ गया। 5 लोग बैठते हैं हिंदी स्पीकिंग वाले, उनको तो कम से कम हिंदी बात करनी चाहिए। वो भी इंग्लिश बोलने लग जाते आपस के अंदर, वो सबसे बुरा लगता है मुझे। मैं तो टोक भी देता हूँ
भाई मुझे यहाँ बैठक नहीं बैठना बता दीजिए, तो वो हिंदी शुरू करता। अरे तुम हिंदी स्पीकिंग मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, झारखंड क्या हो, बिहार के हो, यूपी के हो, अरे तुम कोई इंग्लिश बोलते हो भाई। हाँ, इंग्लिश वहां बोलने की कोशिश करो जहाँ आगे वाला समझ नहीं पा रहा है। दक्षिण का कोई है मान लीजिए, तो आप उसकी सुविधा के लिए हमारे नेता लोग भी आधा भाषण हिंदी में देते, आधा भाषण इंग्लिश में देते, जिससे कि पूरा देश में एक मैसेज जाए कि देश पूरा सबका है। तो सबकी भाषाओं का, सबकी भावनाओं का आदर करना पड़ता है। उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं नेता, हिंदी में। पर ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि आज ये आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हो, आप सब सम्मानित होंगे। मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि आप और हमें कोई फर्क नहीं है। नो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मजबूती के साथ में आप लोग आगे बढ़ें। और आपके सामने खड़ा है हिंदी बोलने वाला, जिनको सब कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है। आप पहले भी सब उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। जो सपने देखोगे आप, सपने पूरे होंगे आप। बाकी तो ये विषय ऐसा है कि बोलते जाओ, पर मैं समझता हूँ कि आज का तो ये वर्ड फाइल और एक्सेल सारे कुछ ऐसे आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मोबाइल आपको इंग्लिश सिखा देता है। वो भी मैंने देखा है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ है। मैं गाने बहुत सुनता हूँ, ओल्ड गाने, 50 के दशक के, 60 के दशक के। आप वाले नहीं, वो मेरी समझ में आते ही नहीं। 90 के या क्या कहते हैं उसके बाद के गाने मेरी समझ नहीं आते। जो ये आजकल जो आधुनिक गाने जो है, वो आधुनिक पीढ़ी के लिए है। तो मुझे गाने का बहुत शौक है। तो मैं मेरे बचपन के जो गाने थे, या उसके पहले की, आजादी के बाद के, जब ब्लैक एंड व्हाइट होती थी पिक्चरें, उस जमाने से लगा करके मैं 70 तक, 80 के पहले के गाने सुनता हूँ। कहना मैं चाहता हूँ, उसमें भी मैं जब गाने सुनता हूँ, या सिंगर के या जिस एक्टर के, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे और गाने प्रोवाइड कर देती है। मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर सतह ही मुझे ढूंढने नहीं पड़ते हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए इतना बड़ा क्रांति मैंने कहा ये माइक्रोसॉफ्ट ने और की है, ये कोई कम नहीं किया आप लोगों ने। आप लोगों की वास्तव में बिल गेट्स बधाई के पात्र है जिसने शुरुआत करी। तो आप बस यही बात मुझे कहनी थी। आप सब जो सम्मानित होने वाले हैं, सम्मानित हुए हैं हमारे डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर काबरा जी, इन सबको बधाई है। आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज जो लगभग 400 के करीब बच्चे पूरे राजस्थान से दरों दीवार लांघ कर यहाँ मौजूद है, उनके अभिभावकगण मौजूद हैं, और वो बच्चे जो आने वाले समय में इस तरह से सम्मानित होंगे, उन सब बच्चों की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने विश्वास दिया है हमको, मन का आकाश दिया है हमको, हम इसे संभालेंगे। आपने आकाश दिया है हमको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी छायाकार बंधु अपनी पोजीशन ले लें, क्योंकि यूं तो बाहर आफताब विद्यमान है, सूर्यदेव का प्रकाश दैदीप्यमान है, पर कदाचित रात भी होती यदि अभी ये दिन का समारोह यदि रात भी होती, तो अब जो छायाचित्र हम लेने जा रहे हैं उसके लिए हमें जरूरत नहीं होगी। मैं एक के बाद एक उन बच्चों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं संभाग वाइज, जिन्होंने 100 में से 100 हिंदी में अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले इस क्रम में अजमेर संभाग के बच्चे, क्रमांक 1 से 54 तक के क्रम के ये बच्चे, अजमेर के बच्चे, और हमारे विभाग के प्रभारी इन्हें यहाँ पहुंचाए। लगभग 25 बच्चे यहाँ पीछे, कुछ बच्चे यहाँ और कुछ बच्चे यहाँ। आगे आ जाए, जल्दी से आ जाए बच्चे।
क्योंकि बहुत सारे लगभग 400 के लगभग बच्चों को हमें यहाँ छाया चित्र उनका लिया जाना। बैठ जाओ बच्चों। पीछे वाले बच्चे देखो, पीछे वाले बच्चे थोड़े से घुटने के बल बैठो। देखो बेटा, देखो, हाँ, ये गमले हटा दे यहाँ से प्लीज। खड़े मत हो बेटा, आप लोग खड़े मत हो। और यहाँ नहीं आ सकते, खड़े होंगे तो पीछे नहीं आ पाएंगे फोटो। नहीं आ सकते, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। चलो, ये खड़े हो जाएंगे तो आप बैठ जाएंगे सर पीछे। इतना वाइड है क्या आपके पास? आगे जाके खींच लोगे आप? आपके आ जाएगा क्या? ये सर इस तरह तो बैठे हुए तो पीछे सर भी दिखेंगे। एक बार सामने से देखें किस तरह से एक बार क्रम निर्धारित हो जाएगा तो आगे के लिए। सर आप लोग अगर आगे आ जाएंगे तो फोटोग्राफी बीच में काफी गैप आ रहा है। यदि आप यहाँ बच्चों के यहाँ आ जाएंगे तो ज्यादा ठीक। तो फोटोग्राफर जी कह रहे हैं कि आप अगर भूषण जी सर यहाँ आ जाएंगे तो एकदम बीच में गैप नहीं आएगा। हाँ, भूषण सर गैप नहीं आएगा। पास पास आ जाए। हाँ चलिए। भैया 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 अब बढ़ जाओ। अगला संभाग भरतपुर। डॉक्टर रेणुका जी आप भी इधर आ जाएं, निदेशक महोदय के पास। अगला संभाग भरतपुर। भरतपुर के जल्दी से आ जाएं बच्चे, फटाफट उनके प्रभारी जल्दी जल्दी से यहाँ मंच पर बच्चों को पहुंचाएं। अगला समूह भरतपुर जी, और उसके बाद बीकानेर के बच्चे तैयार रहें। भरतपुर के बाद बीकानेर संभाग के बच्चे तैयार रहें। भरतपुर क्रम संख्या 55 से 117 है। क्रम संख्या 55 से 117। बच्चों से एक अनुरोध करना चाहिए कि आप अपना सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे। ये बच्चे लेके ही आए नहीं, यहाँ सामने रखे बोल रहे हैं तो कैसे रखें? जो बच्चे अपने सर्टिफिकेट लाए हैं उसको सामने के साइड रखें। पता चलना चाहिए कि आपको किस लिए सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे प्रभारी कृपया ध्यान दें, हमारे प्रभारी ध्यान दें। इसके बाद बीकानेर संभाग के बच्चे तैयार रहें। क्रम संख्या 118 से 220। बीकानेर की सर्वाधिक संख्या में बच्चे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं। अगला क्रम उसमें 2 भागों में आ जाए। 118 से 160 तक के बच्चे आ जाएं। अगले क्रम में 118 से 160 तक के बच्चे आ जाएं। पूनम जी आप भी आ जाएं। पूनम जी हाँ। नेक्स्ट बीकानेर संभाग 118 क्रम संख्या से 160 क्रम संख्या तक के बच्चे आ जाएं। 118 से 160 तक के बच्चे। बीकानेर संभाग प्रभारी कृपया ध्यान दें, प्रभारी ध्यान दें। बीकानेर 118 से 160 बीकानेर। जल्दी से आइए बच्चों, शीघ्रता से आइए। बीकानेर संभाग के सर्वाधिक बच्चे 118 से 160 तक के बच्चे आ जाएं और 161 से 220 तक के बच्चे दूसरे ग्रुप के लिए तैयार रहे। बीकानेर संभाग क्रम संख्या 118 से 160 बीकानेर संभाग।